नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी। फिर से आपका स्वागत करता हूं चैप्टर नंबर 2, पीपल एज अ रिसोर्स। इकोनॉमिक्स चल रहा है, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स करा रहा हूं मैं क्लास 9th की। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग हैं चैप्टर नंबर 2 पे, और चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग ये समझेंगे पीपल एज रिसोर्स, यानी हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कितने बड़े रिसोर्स हैं। हमने रिसोर्सेज को लैंड के फॉर्म में देखा, लेबर के फॉर्म में देखा, फिजिकल कैपिटल के फॉर्म में देखा। अब बेसिक एसेंस समझेंगे कि ये ह्यूमन कैपिटल क्या है, पीपल कैसे रिसोर्स है। देखिए, बहुत बार जब भी पॉलिटिकल पंडित्स बातें करते हैं, जो भी इकोनॉमिक पंडित्स बात करते हैं, कभी कभी ज्यादा पॉपुलेशन को एक एसेट नहीं माना जाता। जैसे कि इंडिया है, इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है भाई, 140 करोड़ लोग हैं इंडिया की आबादी। चाइना को जल्दी पीछे छोड़ देंगे, तो भाई कहीं ना कहीं हम अपनी इस आबादी को एक लायबिलिटी की तरह देखते हैं, एक बोझ की तरह देखते हैं कि कहाँ यार इतनी आबादी हो गई, इतनी तो खाने पीने की जगह नहीं जितने लोग हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात सही है कि लोग ज्यादा है। बट अगर हमारी यही जनता बहुत पढ़ी लिखी होती, अगर हमारी यही जनता बहुत प्रोडक्टिव होती, तो भाई हो सकता है कि ये जो आबादी है ये हमें एसेट की तरह दिखने लगती। पॉपुलेशन जब लायबिलिटी लगने लगे, अगर उसको एसेट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वही ज्यादा पॉपुलेशन आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है। और एक पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट की जाती है, अगर उस पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट किया जाए। किस प्रकार से? उस पॉपुलेशन को पढ़ाने के लिए उसकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जाए, उस पॉपुलेशन को किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स में ट्रेनिंग दी जाए, उस पॉपुलेशन को मेडिकल केयर देके उसको हेल्दी बनाया जाए। तो अगर ये तीन चीजें दी जाती हैं एक पॉपुलेशन को, तो उस पॉपुलेशन का जो ह्यूमन कैपिटल होगा वो पॉपुलेशन बहुत स्किलफुल होगी, उस पॉपुलेशन के पास प्रोडक्टिव नॉलेज होगी, और साथ साथ वो हेल्दी होगी तो ज्यादा काम कर पाएगी इकोनॉमी में। तो बेसिकली पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब क्या है? इट इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी। यानी लोगों की जो प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी है, जिसके बेसिस पे वो हमारे देश की प्रोग्रेस में या अपने देश की प्रोग्रेस में जहां पे भी वो हैं एक रोल प्ले करते हैं, इसको बोला जाता है पीपल एज अ रिसोर्स। ठीक है भाई। और कहीं ना कहीं टेक्निकल टर्म्स में या फिर प्रिसाइसली कहिए इकोनॉमिक टर्म्स में इसको कैसे देखा जाता है कि भाई एक पॉपुलेशन की एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कह लीजिए देश की इनकम, या बोल लीजिए कि देश में जो बिजनेस है। तो भाई एक देश का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक देश में कितनी इनकम प्रोड्यूस हो रही है, ये उस देश के लोगों की काबिलियत पे डिपेंड करेगा। ठीक है, काबिलियत बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। ओके, इसीलिए पॉपुलेशन भी एक प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स है। इसको अगर आप पॉजिटिव साइड से देखोगे तो ह्यूमन रिसोर्स की तरह नजर आएगा, अगर आप नेगेटिव साइड से देखोगे तो एक लायबिलिटी नजर आएगी। लायबिलिटी क्यों? क्योंकि इतनी बड़े पॉपुलेशन को खाना खिलाना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, उसमें खर्चा होगा, और खर्चा करने के लिए हमारे सरकार के पास पैसा नहीं है। तो अक्सर कर हमारे पॉलिटिशियंस इसको एक निगेटिव एस्पेक्ट की तरह भी देखते हैं। उसके बाद जो प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स है, अब देखिए, अमाउंट ऑफ जो पॉपुलेशन है उसको एकदम रेवोल्यूशनरी तो बदला जा नहीं सकता। पॉपुलेशन प्लानिंग लंबे टर्म्स में होती है, तो कम है तो ज्यादा करनी, ज्यादा है तो कम करनी है। तो इंडिया डेफिनेटली पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम कर रहा है, कहीं ना कहीं हमको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है पैन इंडिया लेवल पे, वो कम हो रहा है। लेकिन जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस पॉपुलेशन को एजुकेटेड बनाए और हेल्दी बनाए। जो भी हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, उस ह्यूमन कैपिटल को हम स्किलफुल करें, जिससे हमारे देश की प्रोडक्टिव पावर बढ़ेगी और फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा। और इसके लिए जरूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट करें अपने ह्यूमन कैपिटल में, एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, मेडिकल केयर के थ्रू। और ऑब्वियस सी बात है, इससे हमको रिटर्न मिलेगा। तो जब हम एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो इससे हमें रिटर्न मिलेगा। रिटर्न कैसे मिलेगा? कि यही लोग स्किलफुल हो जाएंगे जिनको हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। स्किलफुल होकर ये हायर इनकम कमाएंगे, तो केवल इनकी ही इनकम नहीं बढ़ेगी, पूरे देश की इनकम बढ़ेगी, पूरे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इनके घर में जो और लोग हैं उनकी इनकम बढ़ेगी, उनके जीने का तरीका बढ़ेगा, और ये अपने बच्चों को और पढ़ाएंगे लिखाएंगे ज्यादा। क्योंकि इन्होंने देखा है कि एजुकेशन से क्या फायदा हुआ है, तो ये आगे भी स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे अपने बच्चों को। उसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये इस बात का बिल्कुल पोटेंट एग्जांपल है कि कैसे इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कम अमाउंट ऑफ जमीन से ज्यादा यील्ड पैदा कर सकती है। मैंने बताया था ना कि पहले पर हेक्टेयर अगर 1300 किलो अनाज पैदा हो रहा था, तो हाई यील्डिंग वेराइटीज और ग्रीन रेवोल्यूशन के पास 3200 किलो अनाज पैदा होने लगा उतने ही लैंड में। तो बड़ी बात है ना भाई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने दिखाया कि कैसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को बदल के स्कार्स लैंड रिसोर्सेज, यानी कम लैंड रिसोर्सेज से भी आप ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। इसका एक और एग्जांपल दे रखा है इंडिया का आईटी रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। इसने दिखाया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन ने दिखाया कि ह्यूमन कैपिटल की कितनी ताकत है कि वो मटेरियल, प्लांट और मशीनरी के अलावा भी कुछ बहुत बड़ा कर सकता है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन को इंडिया में इस प्रकार से जोड़ा गया है। देखिए, हमने बहुत सारी इंटरनेट सर्विसेज, आप कह सकते हैं सर्विस सेक्टर में हमने आईटी फील्ड में बहुत कुछ किया है। दुनिया के जो एडवांस देश हैं वहां पे जो भी टेलीकॉम कंपनीज काम कर रही हैं, वो अपनी कस्टमर केयर की सर्विसेज को इंडिया में आउटसोर्स कर देते हैं, तो हमारी आईटी सर्विसेज को पूरा करती हैं। हमारी आईटी सर्विसेज सॉफ्टवेयर बनाती हैं, हमारी आईटी सर्विसेज किसी दूसरी कंपनी को नाना प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं। समझ गए दोस्तों? तो ये जो आईटी रेवोल्यूशन है, इसने दिखा लिया कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ ह्यूमन कैपिटल के दम पे क्या क्या किया जा सकता है। फिर यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, ये बच्ची इस लड़के से पूछ रही है ह्यूमन रिसोर्स क्या है, क्या ये जमीन और लेबर की तरह? लड़का बोल रहा नहीं, इससे बहुत ज्यादा है। तो फिर ये लड़की पूछ रही है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, क्या ये पैसे, डॉलर या रुपी है? इसने बोला नहीं, इससे बहुत ज्यादा है। सच में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखिए, दिस इज ह्यूमन कैपिटल। एक डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, ये ह्यूमन कैपिटल है, उस पेशेंट को मरने से बचाएगा। एक टीचर पढ़ा रहा है, लोगों को टैलेंटेड बना रहा है, तो भाई ह्यूमन कैपिटल है। एक इंजीनियर काम करके बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कुछ इनोवेशन करके कुछ बना रहा है, ह्यूमन कैपिटल है। एक टेलर यहाँ पे कपड़े बना रहा है, ह्यूमन कैपिटल, चूंकि टेलर की भी जरूरत है ना भाई, ये कपड़े नहीं बनाएगा तो पहनोगे कैसे? समझ गए? उसके बाद देखिए, केवल एजुकेटेड और हेल्दियर लोग जो कि ऊंची जगहों पे जॉब करते हैं, जो कि जॉबों का फायदा उठा के थोड़ा ऊपर उठ गए, केवल उनको ही बेनिफिट नहीं मिलता है। यहां पे एक चीज समझी जा सकती है कि भाई जो लोग पढ़ लिख गए, जो लोग हेल्दी हो गए, इन सब चीजों का हायर इनकम का बेनिफिट केवल उनके पास जा रहा है। इनकम, ये जो बेनिफिट है, सोसाइटी एज अ होल को जा रहा है। क्योंकि कल की डेट में जब आप बड़े होगे ना, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। जब आप खर्चे बढ़ेंगे तो आप पैसे ज्यादा खर्च करोगे। जो पैसे आप ज्यादा खर्च करोगे वो किसी ना किसी फॉर्म में तो जाएंगे ना। तो आप अपने घर में एक मेड को हायर करोगे, उसको हर महीने की तनख्वाह दोगे, तो उसके घर का भी चूल्हा जलेगा। आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, आपके पास बड़ी कार आ गई, आपने ड्राइवर हायर किया, उस ड्राइवर को तनख्वाह दोगे, उसके घर का चूल्हा बढ़ेगा। तो ओवरऑल एज अ सोसाइटी गेन करती है, और आपके ह्यूमन कैपिटल के दम पे देश भी प्रोग्रेस करेगा। नो डाउट इन दैट। कल की डेट में अगर आप में से कोई आईएएस आईपीएस बन जाता है, खैर आईएएस आईपीएस की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग ही फील्ड हो गया, वहां तो आप देश के एडमिनिस्ट्रेशन में घुस जाओगे, बड़ी ही बात है। बट कहीं ना कहीं सोसाइटी में आप कंट्रीब्यूट कर रहे होगे अपने काम के थ्रू। जो लोग प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में काम करते हैं, मान लीजिए आपने इन्फोसिस में जॉब की, 4 लाख या 5 लाख के पैकेज पे बीटेक करने के बाद आपका इन्फोसिस में प्लेसमेंट हो गया, वहां पे आप जॉब कर रहे हो, तो भी आप देश के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हो। नो डाउट अबाउट दैट, आप देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हो। ठीक है भाई? और एक देश की जनता जितनी ज्यादा एजुकेटेड होगी, जितनी हेल्दी होगी, उतना ही वो देश आगे बढ़ेगा। ठीक है ना भाई? और कहीं ना कहीं जब लोग एजुकेटेड होने लगते हैं, हेल्दी होने लगते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, वो चीजें दूसरे में ट्रांसफर होंगी ही होंगी। ठीक है भाई? तो ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो कि लैंड और फिजिकल कैपिटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जिसको पता है कि लैंड और कैपिटल को कैसे प्रयोग करना है। अभी जमीन पड़ी है, जमीन खुद थोड़ा ना प्रोडक्टिव हो जाएगी। अब खुद प्रोडक्टिव इस हिसाब से है कि उस पर पेड़ पौधे उग रहे हैं, लेकिन अगर आपको जमीन को प्रोडक्टिव बनाना है तो आपको मिनरल्स खनन करना पड़ेगा, आपको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। आप जमीन को प्रोडक्टिव बना सकते हो। जमीन अपने आप से खुद प्रोडक्टिव उस वे में नहीं हो सकती जिस वे में आप उसको प्रोडक्टिव करना चाहते हो। समझ गए बात को? इसीलिए भाई ह्यूमन कैपिटल की सबसे ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो नेचुरल रिसोर्स हैं, उनकी कीमत को समझ के, उनकी वैल्यू को समझ के उनको यूज करना, ये सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फैसेट है ह्यूमन कैपिटल का। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बहुत लंबे समय से जो इतनी बड़ी आबादी है, इसको एक लायबिलिटी समझा गया है, इसको कभी भी एक एसेट नहीं समझा गया। बट एक बड़ी आबादी बर्डन ना होके एक एसेट भी हो सकती है अगर उसको प्रोडक्टिव एसेट में बदल दिया जाए। हालांकि प्रोडक्टिव एसेट में इंडिया में बदलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके लिए आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एजुकेशन और हेल्थ का हमारे देश में क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। फिर भाई, एजुकेशन में केवल क्लासरूम एजुकेशन या हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग, डॉक्टर की बात नहीं हो रही है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी उसमें आ जाती है, जिसमें उन लोगों के पास कुछ वोकेशनल स्किल्स हो ताकि वो कहीं जाके काम कर सकें। एग्रीकल्चरल वर्कर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सेस कराना है, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेस करनी है। तो ये सब चीजें करके आप लोगों को प्रोडक्टिव बना सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे सकाल नाम के एक लड़के की कहानी है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, छोटे में हम लोग की कहानियां बड़ी अच्छी लगती थी। सकाल और विलास दो दोस्त हैं, एक सीमापुर नाम के गांव में वो रहते हैं। सकाल 12 साल का बच्चा है, उसकी माँ शीला डोमेस्टिक कोर्स करती है, घर के काम वगैरह करती है, और उसका जो फादर है बूटा चौधरी, वो एक एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता है। सकाल अपनी माँ की मदद करता है घर के काम करवाने में। सकाल का एक छोटा भाई है जीतू, और उसकी एक छोटी बहन है सीतू। ठीक है भाई? सकाल के जो अंकल हैं श्याम, मतलब उसके फादर बूटा के भाई,
मैट्रिकुलेशन 12वीं का एग्जाम पास कर चुके हैं लेकिन घर में खाली बैठे हैं, ठीक है, कोई जॉब नहीं है। तो बूटा शीला के ऊपर बहुत प्रेशर है, लेकिन उसके बाद भी बूटा शीला सकाल से बोलते हैं कि तुम पढ़ो, सकाल को बोलते हैं कि तुम स्कूल में जाओ। सकाल स्कूल जाता है, पढ़ता है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, हायर स्टडीज कंप्लीट करता है, और सकाल को कहीं ना कहीं यहाँ पढ़ने में इंटरेस्ट आ भी रहा है। उसके बाद सकाल के फादर और मदर उसके लिए एक लोन लेते हैं ताकि वो अपने वोकेशनल कोर्स को पूरा कर सके कंप्यूटर में। धीरे धीरे सकाल अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ता जाता है। ही इज़ मेरिटोरियस, पढ़ने में उसको इंटरेस्ट है, और ज़्यादा विगर और इंथुजियाज्म के साथ वो अपना कोर्स कंप्लीट करता है और प्राइवेट फर्म में उसको एक जॉब मिलती है। एक नए प्रकार का सॉफ्टवेयर उसने बनाया, अच्छा पैसा कमाया उसने, उसके बॉस ने उसको एक्नॉलेज किया, उसको इज्जत मिली, पैसा मिला, सब कुछ मिला। तो कहाँ से उठा सकाल और कहाँ पे पहुंच गया? सकाल की जो स्टोरी है, आप कह सकते हो कि एक सक्सेस स्टोरी है, नो डाउट अबाउट दैट। तो यहाँ पे देखिए सकाल और जो विलास है दोनों दोस्त हैं, पहले गांव में थे, अब सकाल कुछ ऐसा हो गया है और विलास कुछ ऐसा रह गया है। विलास की कहानी देखते हैं। विलास यहाँ मछलियां लेके जा रहा है टोकरी में, विलास की कहानी देखते हैं। विलास भी भाई 11 साल का बच्चा है, सकाल के साथ विलेज में रहता है। विलास के जो फादर है महेश, वो बहुत छोटी उम्र में, मतलब जब विलास केवल 2 साल के था उसके फादर अनफॉर्चुनेटली गुजर गए। उसकी माँ गीता मछलियां बेच के पैसे कमाती थी, दिन भर काम करने के बाद वो केवल 150 रुपए कमा पाती थी। और विलास यहाँ पे देखिए कि आर्थराइटिस का मरीज हो गया। उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाई, ना ही वो स्कूल जा पाया। वो खुद भी पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, अपनी माँ की कुकिंग में और अपने छोटे भाई मोहन का ध्यान रखना था। उसकी माँ बीमार पड़ी तो उसका देखने के लिए कोई भी नहीं था, उसको खुद आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। बाद में विलास मछलियाँ ही बेच रहा था गाँव में, और वो छोटी मोटी कमाई कमा रहा था जितनी उसकी माँ कमाती थी। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप विलास और सकल को कंपेयर करो, तो विलास और सकल में सकल कहाँ पहुंच गया, विलास कहाँ रह गया। अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि पूरी गलती विलास की थी। अरे भाई उसकी भी किस्मत खराब है, उसको आर्थराइटिस हो गया, उसके फादर इतनी कम उम्र में चले गए, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। वहीं सकल को उसके फादर का सपोर्ट मिला और सकल कहीं ना कहीं ऊपर उठा। तो ये दो डिफरेंसेस हैं। और कहीं ना कहीं सकल से ऊपर उठने का फायदा क्या है? अरे सकल से ऊपर उठने से उसकी पूरी लीनियज ऊपर उठ गई। इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर फैमिली का एक मेंबर भी कोई ऊपर उठता है ना, तो आगे आने वाली पूरी की पूरी पीढ़ी ऊपर उठ जाती है, अगर वो ऊपर उठना चाहती है और इतनी मेहनती है तो यहां पे आप देखोगे कि सकल जो था वो फिजिकली स्ट्रांग था, हेल्दी था, तो उसको बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी। विलास जो था वो भाई उतना हेल्दी नहीं था, उसकी तबीयत वगैरह खराब रहती थी, जिसके लिए उसको बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती थी। तो ह्यूमन रिसोर्स के टर्म्स पे देखा जाए तो विलास उतना इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स बन के आगे नहीं आया। सकल इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स बन के आगे आया। कंप्यूटर प्रोग्राम में पढ़ाई की उसने, प्राइवेट फर्म में जॉब की, और विलास आज भी छोटी मोटी इनकम करके अपनी फैमिली पाल रहा है। तो भाई सकाल के केस में जो उसने सालों की पढ़ाई की, उसने लेबर की क्वालिटी को बढ़ा दिया, उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया, और सकल ने इन हिज टर्न अपना काम करके अपने देश की इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है। सकल को फायदा आप किसी तरीके से भी देख लो, सकल को सैलरी के टर्म्स में फायदा मिले या किसी और टर्म्स में फायदा मिले, सकल तो फायदा मिला ही मिला। सकल ने जो कंप्यूटर फील्ड के ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के फील्ड में काम किया, उससे हमारे देश की इकोनॉमी को भी फायदा मिला। ठीक है ना भाई? अगर सकल को उसकी लाइफ के अर्ली पार्ट में एजुकेशन और हेल्थ केयर नहीं मिली होती तो शायद सकल आज की डेट में ये वाला सकल नहीं बन पाता जो कि एक बड़ी प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है। वहीं पे विलास की अगर आप बात करिए, विलास की एजुकेशन और हेल्थ केयर में शुरुआत में उतना ध्यान नहीं दिया गया, तो वो अपनी मां की तरह मछलियां बेच रहा है। शायद अगर उसको मदद दी गई होती, शायद अगर उसको सपोर्ट किया गया होता, तो वो भी कुछ कर पाता। समझ गए बात को? और कमी सैलरी कमा रहा है वो बाद में। तो बस यही बोलने की कोशिश की जा रही है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, और ये ह्यूमन रिसोर्स में एजुकेशन, मेडिकल केयर और भी बहुत सी चीजें होती है, मेडिकल केयर और एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो आगे आने वाले समय में जो उसका रिटर्न मिलता है ना, वो रिटर्न बहुत बड़ा होता है। हमेशा आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लैंड और कैपिटल में मत बोलिए। ये जो ह्यूमन लेबर है ना, ये जो ह्यूमन कैपिटल है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो एक बच्चा, अगर एक छोटे में एक बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए उसकी पढ़ाई पे, उसके हेल्थ पे, तो आगे आने वाले समय में उससे बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, ज्यादा कमाई मिल सकती है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल सकता है सोसाइटी को। सोसाइटी ओवरऑल प्रोग्रेस करती है ऐसे लोगों के साथ। इसीलिए आप देखोगे कि जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं ना, वो अपनी बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा खर्च होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे हैं और उन्होंने पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंस को देखा है। तो वो ये जानते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनके बच्चों को क्या मिल जाएगा, इसलिए वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं। ऐसे पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चों के न्यूट्रिशन और हाइजीन पे भी बहुत ध्यान देते हैं। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक बच्चे की
एजुकेशन एट स्कूल को पूरा किया जा रहा है, उसकी गुड हेल्थ की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कहीं वो डिसएडवांटेज पेरेंट्स की तरह वो बच्चा कहीं फंस ना जाए, जैसे विलास के केस में हमको देखने को मिला। विलास को अपने माँ बाप से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया, उसके पिताजी की बहुत छोटे में मृत्यु हो गई, माँ खुद ही परेशान थी तो उसको उतना मदद नहीं मिल पाई, तो डिसएडवांटेज पेरेंट्स के चलते विलास नीचे रह गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पेरेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करें। ओके, इंडिया में प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि भाई माँ बाप की खराब सिचुएशन के चलते बच्चे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। अब यहां पे बात करते हैं जापान जैसे देशों की। जापान जैसे देशों ने भी ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया। देखिए, जापान के पास कोई ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं, एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है जापान। ओके, लेकिन तब भी आज की डेट में जापान डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट होती है, अमीर रिच कंट्रीज में काउंट होती है। तो जब उनके पास रिसोर्सेज है नहीं, तो वो इतने रिच और डेवलप्ड कैसे बने? अपने ह्यूमन रिसोर्स के दम पे। उनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं, वो बाहर से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लोगों में इन्वेस्ट किया, एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड में इन्वेस्टमेंट किया, अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज किया, लैंड कैपिटल को एफिशिएंट तरीके से ये यूटिलाइज किया, टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया, और आज जापान जहां है वो हम सब देख रहे हैं। अब शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। देखिए, बेसिकली इस पर्टिकुलर सेक्शन को शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप YouTube में सर्च मारिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हर्षित द्विवेदी मेरे नाम के साथ, आपको एक वीडियो मिल जाएगी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर, क्विनरी सेक्टर, अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स में क्या क्या है मैंने बहुत डिटेल में इस वीडियो को समझा रखा है। ऑलमोस्ट 50,000 लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए जाके, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पूरी हो जाएगी। और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मेन एंड वुमेन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। हैव अ ग्रेट डे। गुड